हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पार्ट ए ऑफ द चैप्टर को फिनिश कर चुके थे। थियोरेटिकली भी और न्यूमेरिकल्स भी हम लोग कुछ किए थे। बाकी असाइनमेंट्स भी मैं आपको दे चुका हूँ, तो आप असाइनमेंट्स उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। आज हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और ये सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है। दैट इज बेसिकली जो सेकेंड पार्ट है वो है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, नहीं होता है, कितने टाइप का होता है, ये सब। देखिए, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सिंपल सा है कि वैसा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस, वैसा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, वैसे ही प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। दैट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस विच ओनली डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट, या फिर हाँ सिंपल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नॉट द नेचर ऑफ सब्सटेंस। वैसे ही फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी बोलेंगे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। जैसे अगर मान लीजिए, एक एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, कौन कौन सा हम लोग का क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वो हम लोग तो पढ़ेंगे, लेकिन देखिए अगर मान लीजिए कि बात करें कि हमारे पास एक ये कंटेनर है, या एक ही आपके पास ये बीकर हो गया, और इस बीकर में आप क्या करो कि मान लो कि इसमें आपका 100 ml वाटर है, 100 ml वाटर है, लिक्विड स्टेट में है। अगर इसको आप क्या करोगे, बॉयल करना स्टार्ट करोगे, तो जैसे जैसे आप बॉयल करना स्टार्ट करोगे तो इसका टेम्परेचर अगर समथिंग अभी 25 डिग्री सेल्सियस है, तो जब तक ये टेम्परेचर इसका एक्सटेंड करके 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं जाएगा तब तक ये वेपोराइज नहीं होगा। तो 100 ml H2O लिए, तो ये कितना टेम्परेचर पे हमारा वेपोराइज हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई दूसरा बीकर आप लेते और उस बीकर में आप सिर्फ 10 ml H2O लेते हैं, ठीक है, उसका भी टेम्परेचर अगर शुरुआत में आपका सब कुछ के लिए 25 डिग्री सेल्सियस है, और इस 10 ml H2O को आप चाहते हैं बॉयल करना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, इसका भी बॉइलिंग पॉइंट कितना डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। कि ये टेम्परेचर हमारा इसका 25 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पहुँचेगा, तभी ये लिक्विड स्टेट से कौन से स्टेट में कन्वर्ट होगा, वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा हमारा, होगा ना। इसका मतलब ये हो गया कि जो बॉइलिंग पॉइंट हुआ, तो इसका भी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो बॉइलिंग पॉइंट हुआ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड किया नहीं, इधर 100 ml H2O था तब भी इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, इधर 10 ml H2O हो गया तब भी इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब बॉइलिंग पॉइंट कभी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हो नहीं सकता है। क्लियर, आई बात समझ में। तो दैट फिजिकल प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो सिंपली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, वैसे फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन, या विच डिपेंड ओनली अपॉन कर लेते हैं हम लोग, विच डिपेंड ओनली अपॉन the amount of substance irrespective of their nature is called कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब वैसा फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस का जो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पे डिपेंड करे, हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की अमाउंट, उसका अमाउंट को हम लोग चेंज कर दें तो वो प्रॉपर्टी भी चेंज कर जाएगा। बाकी उसका नेचर क्या है, अलग अलग सब्सटेंस के लिए हमारा अलग अलग है कि नहीं, ये कि सेम है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो वैसे फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और बेसिकली 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है, और वो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हम आपको पहले भी बता चुके होंगे, हम लोग एक बार फिर से लिख लेते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, शॉर्ट में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो RLVP,
जो सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारा, दैट इज बेसिकली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे तो EBP। जो थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज बेसिकली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, शॉर्ट में लिखें तो DFP। एंड फोर्थ और लास्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर, यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय OP। तो ये बेसिकली 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये सब प्रॉपर्टी जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि ये सब प्रॉपर्टी हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम लोग बारी बारी से सारा प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, जिसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा कौन सा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लेट्स स्टार्ट विथ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। Our first ever colligative property is relative lowering in vapor pressure। क्लियर? देखिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले होता क्या है, सो हम लोग पढ़ते हैं, फिर अपने आप कंक्लूड कर पाओगे कि इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस वजह से है क्योंकि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे सीधा डिपेंड करता है हमारा। क्लियर? पहले देखिए क्या है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके थ्रू इसका मीनिंग पहले ये है हमारा कि अगर कोई हमारा इधर में सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है इसमें पहले से पड़ा हुआ, अगर हम लोग इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिक्स करते हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आपको बता ही चुके हैं, वैसा सॉल्यूट जो कि वेपर स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो। तो अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को हम लोग मिक्स करेंगे तो हम लोग पहले ही वेपर प्रेशर में पढ़ चुके थे एक केस कि जब हमारा सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होता है, तो उस केस में हम लोग पढ़े थे कि वेन एवर सॉल्यूट इज़ नॉन वोलाटाइल इन नेचर, देन उस केस में जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हमारा डिक्रीज कर जाता है, मतलब प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाता है। क्लियर? ये पढ़े थे ना हम लोग, अगर आपको याद होगा तो, क्योंकि इस केस में सॉल्यूट जो होगा नॉन वोलाटाइल नेचर का होगा तो वो वेपराइज नहीं करेगा, तो टोटल जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा वो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा। और उस केस में हम लोग पढ़े थे कि वेन एवर एनी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज मिक्सड इन द सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, घट जाता है जितना प्योर सॉल्वेंट का रहता है उससे। क्लियर है? ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। देखिए तो हम लोग अभी यही केस पढ़ेंगे, तो हमारा जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना वो हमेशा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के ही केस में हमारा डिफाइंड है। ठीक है, कि हम लोग हमेशा सॉल्वेंट लेंगे, उसमें कौन सा सॉल्यूट को मिक्स करेंगे, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो इसका स्टेटमेंट पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी कहता क्या है। तो इतना तो आपको बात समझ में आया कि जब कभी भी हमारा सॉल्वेंट होगा तो प्योर सॉल्वेंट ये है हमारा, तो प्योर सॉल्वेंट है तो इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मान लीजिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सपोज कर लो कि हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं P0 से, फिलहाल के लिए हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करें इसको, P0। इस P0 से नहीं रिप्रेजेंट कर देते क्योंकि इस P0 से वो हमारा रिप्रेजेंट करता है। सपोज कीजिए कि इस P0 से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? तो ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और मान लीजिए कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मान लीजिए इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं PS से। सॉल्यूशन बनेगा कब, जब हमारा प्योर सॉल्वेंट में क्या डिसॉल्व हो जाएगा, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, और जैसे ही प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा हमारा वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा ना। तो स्टेटमेंट बेसिकली यही है हमारा, व्हेन अ नॉन वोलाटाइल, एंड साथ में हम लोग ऐड करते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आप पढ़े होंगे
कि इलेक्ट्रोलाइट हमारा वैसा सब्सटेंस जिसका एक्वस स्टेट या मोल्टेन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। एक्वस या मोल्टेन स्टेट उसका इलेक्ट्रिसिटी को इस वजह से कंडक्ट करता है क्योंकि वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। और तो हम लोग जो सॉल्यूट लेंगे वो नॉन वोलाटाइल भी होना चाहिए, मतलब वेपराइजेबल नहीं भी होना चाहिए, साथ में नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा नहीं कि सॉल्वेंट में डालने के बाद वो टूट जाए अपने आयंस में, ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक हो जाएगा तब हमारा उस केस में चेंज हो जाएगा हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये हम लोग अबनॉर्मल मोलर मास में पढ़ेंगे। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब विच डज नॉट शो एनी डिसोसिएशन ऑफ आयंस व्हेन इट इज डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, मतलब टूटना नहीं चाहिए। तो व्हेन ए नॉन वोलाटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज एडेड टू अ liquid, the vapor pressure of solution is decreased। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का तुम्हारा घट जाएगा, इज डिक्रीज। और क्यों घट जाता है आप पढ़े होंगे, हम आपको पढ़ा चुके हैं। क्योंकि जो हमारा नॉन वोलाटाइल सोल्यूट होता है वो सरफेस के कुछ पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है ऊपर वाले सरफेस पे। तो अब सारा का सारा हमारा सॉल्वेंट का अमाउंट कम हो गया सरफेस पे वेपोराइज करने वाला, इसकी वजह से वेपर प्रेशर घट जाएगा। ये सब पढ़े होंगे। तो मान लेते हैं कि हम लोग का जो सॉल्वेंट था उसका प्योर सॉल्वेंट का हमारा वेपर प्रेशर था P0, और हम लोग जैसे ही इसमें सॉल्यूट डाल दिए तब तो वो सॉल्यूशन बन गया, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया PS। तो P0 और PS में से कौन छोटा होगा? ऑब्वियसली PS छोटा होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। तो पहले जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था उससे हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे नाउ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालने की कोशिश करें, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कि वेपर प्रेशर कितना घटा, तो इनिशियल में कितना था P0, बाद में हो कितना किया PS। तो P0 में से अगर PS को हम लोग माइनस कर देंगे तो यही ना वेपर प्रेशर घट गया। शुरुआत में सिर्फ सॉल्वेंट था तो वेपर प्रेशर P0, बाद में जब सॉल्यूट मिक्स कर दिया तो वेपर प्रेशर PS हो गया, और वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का तो घट गया, मतलब PS कम है। तो कितना घटा, तो P0 माइनस PS। क्लियर? देन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव, तो रिलेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? शुरुआत में हमारा क्या था, सिर्फ सॉल्वेंट था, तो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में नहीं हमारा इतना घटा है क्योंकि शुरुआत में सिर्फ सॉल्वेंट था, बाद में हम लोगों ने उसको सॉल्यूशन बनाया। तो किसके रिलेटिव, किसके कंपैरिजन में हम लोग निकालेंगे? तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, क्योंकि शुरुआत में यही था। तो हमारा रिलेटिव लोअरिंग, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया हमारा कितना P0 माइनस PS, और रिलेटिव निकालना है तो रिलेटिव किसके साथ, हमारा इनिशियल में जो फर्स्ट के जिस चीज़ के साथ शुरुआत की उसी के साथ ना रिलेटिव निकालेंगे। तो सॉल्वेंट तो डिवाइडेड बाई, और सॉल्वेंट का हमारा कितना था वेपर प्रेशर P0। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का हमारा एक्सप्रेशन क्या आ गया बेसिकली P0 माइनस PS अपॉन P0, मतलब RLVP इट इज़ इक्वल टू P0 माइनस PS अपॉन P0 होगा, where P0 represent the vapor pressure of pure solvent, PS represent the vapor pressure of solution। क्लियर? आई बात समझ में? रिलेटिव, तो रिलेटिव उसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे जिस चीज़ को हम लोग कंसीडर करके सॉल्व करना स्टार्ट किए थे। तो किस चीज़ को कंसीडर करके हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट किए? पहले सॉल्वेंट लिए थे तब तो उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स किए थे, इसलिए हम लोग रिलेटिव उसी के रिस्पेक्ट में निकालें। क्लियर? अब फिर से यहाँ पे वेपर प्रेशर हमारा आ गया, तो जब कभी भी वेपर प्रेशर आएगा तो रॉल्ट का एक लॉ उसके सामने आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे फिर से एक रॉल्ट का लॉ है हमारा, क्योंकि जितना भी वेपर प्रेशर से रिलेटेड लॉ है वो सारा का सारा रॉल्ट का ही दिया हुआ लॉ है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, तो राउल्ट इस केस में क्या बोल दिया कि देखिए जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, मतलब जो वेपर प्रेशर हमारा घट करके आया है विथ रिस्पेक्ट टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, तो वही है बेसिकली हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। ये राउल्ट का फिर से लॉ हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के केस में। तो अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स
relative lowering in vapor pressure RLVP is equal to the mole fraction of non volatile solute। कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वो जो हमारा आया है वो कितना के बराबर में होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आया कितना है, दैट इज RLVP, इट विल बी इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। और हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि RLVP का एक्सप्रेशन क्या आया है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, मतलब ये आ गया पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये क्या होगा हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो ये हमारा फर्स्ट केस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव हो गया, वेयर पी नॉट इज रिप्रेजेंटिंग बेसिकली वेपर pressure of pure solvent, PS is representing vapor pressure of सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन में हमारा कैसा सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो अब देखिए जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है कितना के बराबर में आ गया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बराबर में, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो जैसे जैसे आप सॉल्यूट के अमाउंट को चेंज करोगे उसका मोल फ्रैक्शन चेंज करेगा, क्यों, क्योंकि भाई मोल फ्रैक्शन होता क्या चीज़ है, तो मोल फ्रैक्शन इट इज़ इक्वल टू मोल ऑफ दैट सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो जैसे जैसे आप अमाउंट को चेंज करोगे, और बेसिकली मोल क्या होता है हमारा, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। तो जैसे जैसे आप वेट को या मास को चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग मोल चेंज करेगा, मोल जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे क्या चेंज करेगा, मोल फ्रैक्शन। तो अगर हम लोग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को चेंज करेंगे तो मोल फ्रैक्शन चेंज करेगा, और मोल फ्रैक्शन चेंज करेगा मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर चेंज करेगा। मतलब जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड किया कि नहीं किया, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड किया, तो हेंस इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस वजह से ये कौन सा प्रॉपर्टी है हमारा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। अगर उसको चेंज करेंगे तो इसका भी मैग्नीट्यूड हमारा चेंज करेगा। आया बात समझ में। तो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर का हमारा रॉल्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन क्या आ गया, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, वेयर पी नॉट रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेयर एज पी एस रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर आया समझ में। तो हमारा RLVP रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये था। अब देखिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली है हमारा, चाहे कोई सा भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारा यही है कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अननोन कंपाउंड, जिस कंपाउंड के बारे में हम लोग को पता नहीं है, अननोन सॉल्यूट का मोलर मास निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो एक सॉल्यूशन बनाएंगे जिसका सॉल्यूट हम लोग को नोन नहीं रहेगा, और उस केस में हम लोग कोई एपरेटस से या कोई भी हमारा जो भी एपरेटस होगा उससे हम लोग रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर निकालने की कोशिश करेंगे, और वहाँ से उसका मॉलिक्यूलर वेट भी मैथमेटिकली निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है तो वही है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेन एप्लीकेशन यही है कि सॉल्यूट जो अननोन सॉल्यूट हम लोग मिक्स करते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसका मोलर मास निकालना कि उसका मास है कितना, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि अप्रॉक्सीमेटली वो कौन सा सॉल्यूट हो सकता है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास देखिए आसान है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये बेसिकली। अगर हम लोग बात करें तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP, ये अभी कितना के बराबर में आया था रॉल्ट के लॉ के हिसाब से, इट इज़ इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। और RLVP था कितना हमारा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये आ गया इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। क्लियर। हम लोग को निकालना है मॉलिक्यूलर वेट या मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, कि कौन सा सॉल्यूट हम लोग मिक्स किया उसका मास। तो एक्सपैंड करेंगे तो LHS में तो वही है कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को एक्सपैंड करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट होगा,
क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का मतलब यही होगा ना हमारा। अगर मान लीजिए कि इफ़ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, इफ़ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, जनरली मोर ओवर केस में हमारा सॉल्यूशन जो होता है डाइल्यूट ही होता है। डाइल्यूट कहने का मतलब ये हो गया कि सॉल्वेंट इज़ वेरी मच लार्ज इन कंपेरिजन टू सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट का अमाउंट सॉल्यूट के अमाउंट से बहुत ज़्यादा है। तो सॉल्वेंट का अमाउंट अगर सॉल्यूट के अमाउंट से बहुत ज़्यादा है, मतलब सॉल्यूट के अमाउंट के रिस्पेक्ट में हम लोग सॉल्वेंट का अमाउंट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सॉल्यूशन डाइल्यूट करने का मतलब ये हो गया कि मोल ऑफ सॉल्वेंट इज़ वेरी 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 मच ग्रेटर दैन मोल ऑफ सॉल्यूट। तो ये बहुत बड़ा, अगर ये 100 है तो ये 1 हो गया, तो 100 + 1 101, मतलब लगभग 100 के बराबर में हो गया ना। तो अगर मोल ऑफ सॉल्वेंट बहुत बड़ा है मोल ऑफ सॉल्यूट से, तो डैट इज़ लिख सकते हैं हम लोग कि मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये लगभग रह कितना जाएगा हमारा मोल ऑफ सॉल्वेंट के ही बराबर में, क्योंकि ये 100 मैग्नीट्यूड का हो गया, ये 1 मैग्नीट्यूड का हो गया, तो सम के तो 101 किसके अप्रॉक्सीमेटली 100 के 100 के ही अप्रॉक्स, क्योंकि ये तो नेग्लिजिबल ही है हमारा नाउ। तो इस केस में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे तो था हमारा क्या चीज़ P0 माइनस PS अपॉन P0, क्योंकि जनरली जो भी आइडियल सोल्यूशन होता है ना, जैसे गैस के केस में आइडियल था गैस और रियल गैस था। आइडियल गैस मतलब कि जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता होगा हमारा, जो भी पी वी इज इक्वल टू एन, जो उसको फॉलो नहीं किया वो रियल गैस। तो इसी टाइप में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन भी आइडियल और नॉन आइडियल, कि जो सारे लॉ को बेसिकली फॉलो कर रहा होगा दैट इज़ आइडियल, जो लॉ को फॉलो नहीं करेगा दैट इज़ नॉन आइडियल। तो कोई भी आइडियल सॉल्यूशन तभी बनता है जब उसमें सॉल्वेंट का अमाउंट सोल्यूट के अमाउंट से काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब मोर ओवर आइडियल सॉल्यूशन आर डाइल्यूट, और डाइल्यूट होगा तो सॉल्वेंट का अमाउंट सोल्यूट के अमाउंट से बहुत ज़्यादा होगा, तो उस केस में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के अमाउंट के हम लोग सिर्फ सॉल्वेंट का अमाउंट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो P0 माइनस PS अपॉन P0, यहाँ पे ऊपर तो हम लोग मोल ऑफ सोल्यूट को निगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे साथ में कुछ नहीं है, ये अकेला है तो उसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो इट इज़ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई, नीचे में मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग सिर्फ क्या लिख सकते हैं मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर। अब देखिए LHS में तो हमारा वही है, दैट इज बेसिकली P0 माइनस PS अपॉन P0। अगर मोल ऑफ सोल्यूट को हम लोग एक्सपेंड करें तो नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। तो मोल ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। ये तो हो गया मोल ऑफ सोल्यूट, और मोल ऑफ सॉल्वेंट को लिखेंगे तो गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट ऊपर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। हम लोग को मोलर मास निकालना था सॉल्यूट का, तो मोलर मास सॉल्यूट का तो यही है, तो इसको इस तरफ कर दिए, बाकी सबको इस तरफ, मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट या मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इट इज़ इक्वल टू, ये हमारा अगर इस तरफ आएगा तो P0 ऊपर में चला जाएगा, मतलब यहाँ पे चला जाएगा हमारा P0, नीचे में बच जाएगा P0 माइनस PS, ये तो ये हो गया। बाकी इधर में पहले से ही क्या है हमारा, इधर में पहले से ही क्या चाहिए हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट, तो इधर में हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट, ऊपर में और क्या बच गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नीचे में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट तो उधर चला गया, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर, आई बात समझ में। तो यहाँ से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, अगर और अच्छे से लिख लें, एक्चुअली में लिखा ही हुआ है, तो यही हमारा। तो आसानी से आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता चल गया कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट इट इज़ इक्वल टू P0 माइनस P0 सॉरी डिवाइडेड बाई P0 माइनस PS, ऊपर में वेट ऑफ सोल्यूट इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सोल्यूट। ये एक्सप्रेशन को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत इससे इसको डिराइव कर सकते हो, तो ऐसा नहीं कि स्पेशल इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। मेरा मतलब ये था कि हम लोग कैसे RLBP से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट को डिटरमाइन कर पाएँ। क्लियर। तो मेन एप्लीकेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यही है, ये एक्सप्रेशन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत इससे इस एक्सप्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हो मैथमेटिकली। तो वही हम लोग करते हैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, फिर हम लोग नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ प्रोसीड करेंगे। क्लियर, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं। देखिए हम लोग कैसे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बेसिक अप्रोच से हमारा। तो हमारा क्वेश्चन, चलिए
न्यूमेरिकल है आपका कि 10 ग्राम ऑफ अननोन सॉल्यूट वाज डिजॉल्व्ड इन 80 ग्राम ऑफ एसीटोन एट 303 केल्विन। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बी 271 टॉर। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब PS से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ 271 टॉर। टॉर हमारा यूनिट है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट गिवन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन इज 283। प्योर एसीटोन का मतलब पी नॉट ऑफ एसीटोन, इसका वैल्यू दिया हुआ है 283 टॉर। तो आप तो पहले ये सोचोगे कि अननोन सॉल्यूट के बारे में तो आपको दिया नहीं कि वो वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल, फिर आप कैसे ये रिलेटिव लोडिंग वाला एक्सप्रेशन लगाओगे? क्योंकि रिलेटिव लोडिंग वाला एक्सप्रेशन हम लोग हमेशा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के केस में यूज़ करते हैं। तो अगर वोलाटाइल होगा तो हम लोग को दोनों के सम के बराबर में करना होगा, तो वो हम लोग फिर से मैग्नीट्यूड को दे करके चेक कर सकते हैं। पहले तो लिख लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूट भी दिया हुआ है अननोन सॉल्यूट, दैट इज बेसिकली 10 ग्राम, और मास ऑफ एसीटोन दैट इज बेसिकली 80 ग्राम। ठीक है, तो आपको तो आइडिया ही नहीं है कि पहले हमारा सॉल्यूट कैसा है, वोलाटाइल कि नॉन वोलाटाइल, क्योंकि नॉन वोलाटाइल होगा तभी हम लोग रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर वाला एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए देखिए पी नॉट ऑफ एसीटोन मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 283 टॉर, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 271। मतलब सॉल्वेंट जब अकेला था तो प्रेशर था 283, जब उसमें सॉल्यूट को मिक्स कर देंगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा, तब हो गया 271। मतलब वेपर प्रेशर घट गया। जब वेपर प्रेशर घट गया इसका मतलब सॉल्यूट कौन सा था, वोलाटाइल कि नॉन वोलाटाइल? ऑब्वियसली नॉन वोलाटाइल, क्योंकि वोलाटाइल होता तो और उसका भी वेपर बनता तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता। मतलब सॉल्यूट इस केस में जो अननोन सॉल्यूट है वो कौन सा नेचर का है, नॉन वोलाटाइल नेचर का। तो नॉन वोलाटाइल नेचर का है तो हम लोग रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर वाला एक्सप्रेशन लगा सकते हैं। तो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर क्या है हमारा, पी नॉट माइनस PS अपॉन पी नॉट, इट इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो पहले निकालने की कोशिश कीजिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इट इज़ इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट होगा। मोल ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। गिवन वेट 10, मोलर वेट सपोज कीजिए m हम लोग मान लिए, तो ये मोल ऑफ सॉल्यूट, इस मोल ऑफ सॉल्यूट को भी लिख सकते हैं गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। मोल ऑफ सॉल्वेंट को लिखेंगे गिवन वेट दैट इज बेसिकली 80, और एसीटोन, एसीटोन बेसिकली होता है क्या चीज़ है आपका, तो वो हो गया CH3COO3, मतलब ये हो गया CH3CO। मतलब हम लोग देखें तो कितना कार्बन हो गया, तो 3 कार्बन, तो C3H6 और O। मॉलिक्यूलर मास अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हो गया 12, ये बेसिकली 36। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 6 है तो 6 प्लस 16, इट इज बेसिकली 58। तो डिवाइडेड बाय 58, तो ये आ गया क्या चीज़, सॉरी ये क्या आ गया आपका मोल ऑफ सॉल्वेंट गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की जगह ये हम लोग पुट कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग पुट कर देंगे, बस सॉल्व कर लेना है। नाउ पी नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 283, PS का वैल्यू 271 डिवाइडेड बाई पी नॉट का वैल्यू 283। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इट इज़ 10 डिवाइडेड बाई हो गया m। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो नीचे में हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 58 इंटू m, जो कि ऊपर में चला जाएगा 58m, नीचे में बच जाएगा हमारा सिंपली इट इज़ 580 प्लस 80m। क्लियर, m से m आपका कैंसिल आउट हो गया, एक m वेरिएबल बच गया। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा, जब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आप उस तरफ भेज दोगे। तो लास्ट स्टेप आपका लिख देता हूँ, जैसे अगर वो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 80m, इट इज़ इक्वल टू 283 इंटू 580 डिवाइडेड बाई 283 माइनस 271, ये नीचे में आ गया, और 580 वहाँ तो माइनस में हो गया 580। तो m का वैल्यू यहाँ से आसानी से निकल जाएगा, वही आपका मोलर वेट हो जाएगा, क्योंकि ये तो मोलर वेट हम लोग माने हैं ना, कैलकुलेट हो गया। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। तो मेन हमारा जो यूज़ होता है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, दैट इज़ मतलब एप्लीकेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक्सपेरिमेंटल एप्लीकेशन भी है, तो वो है हमारा बेसिकली मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को डिटरमाइन करने का। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं लेबोरेटरी में,
हम लोग सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग को सॉल्यूट नोन नहीं रहेगा कि ये कौन सा सॉल्यूट है, तो आपको सॉल्यूट बताना पड़ेगा कि ये कौन सा सॉल्यूट है। क्लियर। तो इधर से कुछ ना कुछ मोलर मास सॉल्यूट का आएगा, तो वो हम लोग मैच कर लेंगे कि किसके आसपास या किससे मैच कर रहा है, तो वही हमारा बेसिकली सॉल्यूट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग को सॉल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए यूज़ करते हैं, जो हम लोग इस टाइप से करेंगे। तो बेसिकली आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे इसको इसके टर्म्स में नेगलेक्ट भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मैग्नीट्यूड वाइज चेंज आएगा, बाकी आंसर फिर भी करेक्ट आएगा। तो होप आपको ये पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आया होगा। तो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था आपको यही RLVP रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग का लास्ट में डेराइव करके आया। ध्यान में हमेशा ये बात रखना है कि कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, चाहे रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये हमेशा हम लोग स्टडी करते हैं जब सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होगा तब, जब सॉल्यूट वोलाटाइल होगा तो ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा मतलब करेक्ट नहीं इस्टेब्लिश होगा। क्लियर, आई बात समझ में। तो ये बेसिकली आज का था आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हमारा रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है तो उसमें हम लोग अगले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ अप्रोच करेंगे। बाकी आपके पास असाइनमेंट है तो आप क्वेश्चंस टॉपिक वाइज सॉल्व मतलब करते जाओ, ताकि आपको जो भी डाउट्स होगा उसको आप पूछ सकते हो। फिर लास्ट में तो मैं मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस करवाऊँगा ही, एक आध दो लेक्चर लेकर के। क्लियर, ओके, थैंक यू।